नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, जो कि 3 दोस्तों की है। आर्यन, जो कि सबका लीडर बनता है, समीर जो कि थोड़ा डरपोक है, और विक्की जो कि बहुत मस्किया है। तो दोस्तों, इन तीनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी अगर इनके साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। कॉलेज का फाइनल ईयर था। यादें बनाने के लिए पूरा बैच हिमाचल के एक सुनसान और खूबसूरत इलाके काली घाटी में कैंपिंग के लिए गया था। कॉलेज का नियम था कि सभी छात्र मुख्य कैंप साइट पर ही रहेंगे, लेकिन आर्यन, समीर और विक्की को कुछ तूफानी करना था। वे तीनों चुपके से अपना टेंट और सामान लेकर मुख्य कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के बेहद घने हिस्से में एक पुरानी वीरान झील के किनारे चले गए। वहां एक अजीब सी शांति थी, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक दम घोंटने वाला सन्नाटा। रात के 12:30 बजे तीनों बॉनफायर जलाकर बैठे थे। विक्की मजाक कर रहा था, लेकिन समीर को बेचैनी हो रही थी। यार आर्यन, यहां कुछ अजीब लग रहा है। हवा में एक सड़ी हुई बदबू है, समीर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आर्यन हंसा। अरे डरपोक, वो झील का पानी पुराना है, उसकी बास होगी। चल सो जाते हैं। तभी जंगल के अंधेरे से एक सीटी बजाने की आवाज आई। विस। तीनों एकदम चुप हो गए। विक्की, तूने सीटी बजाई? आर्यन ने पूछा। नहीं भाई। विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया। आवाज फिर आई, इस बार करीब से, और वो कोई धुन नहीं थी, बल्कि एक ही नोट पर अटकी हुई तीखी आवाज थी। विस। रात के 1:15 बजे डर के मारे तीनों अपने टेंट के अंदर घुस गए और चेन लगा ली। बाहर अब पत्तों के कुचलने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज उनके टेंट के चारों तरफ गोल गोल घूम रही हो। सर सर सर। तभी आवाज बंद हो गई। अचानक टेंट की दीवार पर बाहर से किसी ने नाखून गड़ा दिए। टेंट के कपड़े पर एक लंबे हाथ की परछाई दिखी, जिसकी उंगलियां इंसानों की उंगलियों से कहीं ज्यादा लंबी और टूटी हुई थी। समीर रोने लगा। आर्यन, वो अंदर आ जाएगा। आर्यन ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? जवाब में जो आया उसने उनके खून को बर्फ बना दिया। बाहर से समीर की ही आवाज आई। आर्यन, दरवाजा खोलना यार, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आर्यन और विक्की ने झटके से समीर की तरफ देखा, जो उनके बगल में बैठा थरथर कांप रहा था। अगर समीर अंदर है तो बाहर समीर की आवाज में कौन बोल रहा है? रात के 2 बजे हादसा। बाहर वाली चीज अब चिल्लाने लगी थी, समीर की आवाज में, लेकिन अब वो आवाज भारी और फटी हुई हो गई थी। खोलो, मैंने कहा खोलो। तभी टेंट की चेन धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। वो चीज अंदर आ रही थी। भागो, आर्यन चिल्लाया। उन्होंने टेंट की पीछे की तरफ से चाकू मारकर रास्ता बनाया और जंगल में अंधाधुंध भागने लगे। घना अंधेरा, कांटों भरी झाड़ियां और पीछे से आती भारी कदमों की आवाजें। भागते भागते विक्की का पैर एक जड़ में फंसा और वो गिर गया। विक्की उठ, आर्यन चिल्लाया। विक्की ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैर पर डाली। वहां झाड़ियों के बीच से एक चेहरा उसे देख रहा था। वह चेहरा बिल्कुल विक्की का अपना चेहरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दूसरे विक्की की आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और मुंह इतना चौड़ा खुला था कि उसका निचला जबड़ा उसकी छाती को छू रहा था। आर्यन, बचाओ। विक्की की ये आखिरी चीख थी। उस चीज ने विक्की को एक झटके में अंधेरे में खींच लिया। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। क्लाइमैक्स।
आर्यन और समीर भागते हुए वापस कॉलेज के मेन कैंप की तरफ भागे। वे बदहवास होकर अपने प्रोफेसर के पैरों में गिर पड़े। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने जब उनकी हालत देखी तो वे हैरान रह गए। आर्यन खून से लथपथ था और समीर सिर्फ एक ही रट लगाए बैठा था। वो विक्की नहीं था। अगली सुबह पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्हें झील के किनारे विक्की का टेंट और सामान मिला, लेकिन विक्की कहीं नहीं मिला। थोड़ी दूर एक पुराने पेड़ पर विक्की का फोन मिला। पुलिस ने फोन ऑन किया तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो शायद गलती से चालू रह गई थी। वीडियो पूरा काला था, अंधेरा था, लेकिन ऑडियो साफ था। उसमें विक्की के रोने की आवाज थी और उसके ठीक कान के पास कोई समीर की आवाज में फुसफुसा रहा था, अब हम तीनों दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। अंत। आज भी काली घाटी के उस हिस्से में जाने पर रोक लगा दी गई है। कहते हैं कि वहां आज भी रात में 3 दोस्तों के हंसने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। वो एक पल जब रोशनी और जीवन दोनों एक साथ बुझ गए, मुझे आज भी अपनी नींद में झकझोर देता है। आप कल्पना कीजिए, आप घने जंगल के बीचों बीच हैं, मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं, और अचानक बिना किसी हवा के झोंके के आपका एकमात्र सहारा वो आग बुझ जाए और आप वहां अकेले नहीं हैं। आपके ठीक सामने उस काले अंधेरे में कोई खड़ा है। जैसे ही आग बुझी, हम तीनों एकदम पत्थर के बुत बन गए। मेरी आंखों के सामने गहरा काला अंधेरा छा गया था, इतना गहरा कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरी बाकी इंद्रियां अचानक से और तेज हो गई थी। कानों में सन्नाटा चीख रहा था, नाक में वो सड़ी हुई बदबूदार गंध अब इतनी तेज हो गई थी जैसे हम किसी मुर्दाघर के अंदर खड़े हों। और मेरी त्वचा पर रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया हो। कौन है? विक्की की आवाज आई, उसकी आवाज जो हमेशा निडर होती थी, अब एक भीगी हुई बिल्ली जैसी लग रही थी। जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बस एक आवाज आई, सर, जैसे कोई गीली घास पर रेंग रहा हो। और वो आवाज हमारे पैरों के करीब आ रही थी। अपनी टॉर्च जलाओ, मैं चिल्लाया और अपनी जेब टटोलने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी टॉर्च निकाली और बटन दबाया। खट, कुछ नहीं हुआ। अरे यार, ये जल क्यों नहीं रही? मैं झुंझलाया। मेरी भी नहीं जल रही, समीर रोने वाली आवाज में बोला। आर्यन, मेरी टॉर्च भी काम नहीं कर रही, बैटरी फुल थी यार, मैंने चेक किया था। यह सामान्य नहीं था, 3 अलग अलग टॉर्च और तीनों एक साथ खराब। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इलेक्ट्रॉनिक चीजें वहां काम करना बंद कर चुकी थी। हम पूरी तरह से उस चीज के रहमो कर्म पर थे जो हमारे सामने अंधेरे में खड़ी थी। तभी मुझे अपने बाएं कान के पास एक ठंडी हवा महसूस हुई। किसी ने सांस ली, एक गहरी खरखराती हुई सांस। वो मेरे इतना करीब थी कि मैं उसकी सड़ी हुई बदबू को अपनी सांसों में महसूस कर सकता था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। भागो, टेंट में घुस जाओ। विक्की ने अचानक मेरा हाथ खींचा। उस झटके ने मुझे होश में ला दिया। हम तीनों अंधाधुंध पीछे की तरफ भागे। अंधेरे में हम एक दूसरे से टकरा रहे थे, सामान से ठोकर खा रहे थे। समीर किसी पत्थर से टकराकर गिर गया। उठ समीर, जल्दी उठ। मैंने उसे कॉलर से पकड़कर खींचा। हम जैसे तैसे टेंट के पास पहुंचे। जिप खोलने में जो 2 सेकंड लगे, वो 2 साल जैसे महसूस हुए। हम तीनों अंदर लुढ़कते हुए गिरे और विक्की ने तुरंत अंदर से जिप बंद कर दी। हम हाँफ रहे थे। टेंट के अंदर भी अंधेरा था,
लेकिन कम से कम हमारे और उस चीज के बीच कपड़े की एक पतली दीवार थी। हम तीनों एक दूसरे से सटकर बैठ गए। हमारी पीठ टेंट के बीच वाले खंभे से लगी हुई थी। वो क्या था आर्यन? समीर का पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। वो मेरा हाथ इतनी जोर से भींच रहा था कि मेरे नाखून उसकी त्वचा में गड़ रहे थे। चुप रह, विक्की ने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज मत कर, शायद वो चला जाए। हम एकदम चुप हो गए, अपनी सांसों को रोककर बाहर की हर छोटी से छोटी आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ देर तक शांति रही, शायद 2 मिनट, शायद 5। जंगल फिर से शांत हो गया था। शायद वो चला गया, समीर ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी टप टप टप, टेंट की छत पर जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हों। लेकिन आसमान में बादल नहीं थे और ये बूंदें भारी थी। टप टप, बारिश हो रही है क्या? विक्की ने ऊपर देखा, हालांकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने अपना हाथ टेंट के कपड़े पर रखा। वो गीला नहीं था, लेकिन वो आवाज। और फिर मुझे समझ आया, वो बारिश नहीं थी। कोई टेंट के ऊपर अपनी उंगलियां बजा रहा था। मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। कोई हमारे ठीक ऊपर था, टेंट के बाहर, लेकिन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर। अचानक वो उंगलियां बजाना बंद हो गया और उसकी जगह एक नई आवाज ने ले ली, नाखूनों की आवाज। चर्र। कोई टेंट के कपड़े को अपने नाखूनों से खुरच रहा था, धीरे धीरे, मजे ले लेकर, जैसे कोई शिकारी अपने पिंजरे में बंद शिकार के साथ खेल रहा हो। वो आवाज ऐसी थी जैसे ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़े जा रहे हों, दांत खट्टे कर देने वाली। समीर ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अपने घुटनों में सिर छिपाकर सिसकने लगा। उसे भेजो, उसे यहां से भेजो। कौन है बे तू? विक्की का सब्र अब जवाब दे रहा था। डर और गुस्से के मिलेजुले भाव में वो चिल्लाया, सामने आना। छिपकर क्या डरा रहा है? मैंने विक्की का मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। पागल हो गया है क्या? उसे उकसा मत। लेकिन देर हो चुकी थी। विक्की की ललकार का जवाब मिला। बाहर खुरचने की आवाज रुक गई, सन्नाटा छा गया। और फिर टेंट के बिल्कुल बाहर से, जहां विक्की बैठा था, वहां से एक आवाज आई। वो आवाज किसी राक्षस की नहीं थी। वो आवाज समीर की थी। विक्की, मुझे अंदर आने दे यार, बाहर बहुत ठंड है। हम तीनों का खून जम गया। समीर हमारे बगल में बैठा था, उसका मुंह बंद था और वो डर के मारे कांप रहा था। लेकिन बाहर से समीर की ही आवाज आ रही थी, बिल्कुल वही टोन, वही डर, वही कंपन। हम तीनों ने एक साथ समीर की तरफ देखा। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपनी ही आवाज बाहर से सुनकर पागल होने की कगार पर था। ये मैं नहीं हूं, समीर ने कांपते हो ठोन से बुदबुदाया। बाहर वाली आवाज फिराई, इस बार थोड़ी और तेज। आर्यन, दरवाजा खोलना, समीर को ठंड लग रही है। हम तीनों दोस्त साथ रहेंगे। ये क्या बला है? विक्की की आवाज अब कांपने लगी थी। उसकी बहादुरी हवा हो चुकी थी। तभी टेंट की दीवार पर एक परछाई उभरी। बाहर चांद की हल्की रोशनी शायद बादलों से छनकर आ रही थी, जिससे टेंट के कपड़े पर बाहर खड़े शख्स का साया बन रहा था। वो साया इंसान का नहीं था। वो बहुत लंबा था, अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा। उसके हाथ घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे और उसकी उंगलियां टहनियों जैसी लंबी और नुकीली थी। वह साया टेंट के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। घिस घिस घिस। उसकी चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी बोरा जमीन पर घसीट रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा।
ये टेंट हमें नहीं बचा पाएगा। वो इसके अंदर आ सकता है। कहाँ जाएंगे? समीर रोया। बाहर वो है, हम एक साथ भागेंगे। मैंने योजना बनाई। टेंट के पीछे वाली तरफ से। मेरे पास मेरा चाकू। मैं पीछे का कपड़ा फाड़ दूंगा। जैसे ही मैं कहूं भागो, हम जंगल की तरफ दौड़ेंगे, वापस उसी रास्ते पर जिससे हम आए थे। और अगर हम बिछड़ गए तो? विक्की ने पूछा। कोई नहीं बिछड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ना। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और ब्लेड खोला। बाहर कदमों की आवाज अब टेंट के जिप वाले दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। और फिर जिप की आवाज। टेंट की जिप धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। बाहर से कोई उसे खोल रहा था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। अब मैं चिल्लाया और पूरी ताकत से चाकू टेंट के पिछले हिस्से पर चला दिया। पुराना कपड़ा एक झटके में फट गया। भागो, हम तीनों उस फटे हुए हिस्से से बाहर कूदे। बाहर की ठंडी हवा ने हमारे चेहरों पर थप्पड़ मारा, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम जंगल की तरफ अंधेरे में कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना दौड़े। तेज और तेज मैं चिल्ला रहा था। मेरे पीछे समीर था और उसके पीछे विक्की। हम ढलान पर चढ़ रहे थे। सांस फूल रही थी, फेफड़े जल रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। अचानक पीछे से एक आवाज आई, एक सीटी की आवाज। विस। ये वही सीटी थी जो विक्की अक्सर लड़कियों को देखकर बजाता था, लेकिन इस बार ये सीटी जंगल के हर कोने से गूंज रही थी। और तभी आर्यन, बचाओ। पीछे से विक्की की चीख आई। ऐसी चीख जो गले से नहीं, रूह से निकलती है। मैं और समीर झटके से रुके और पीछे मुड़े। टॉर्च अभी भी बंद थी, लेकिन बादलों से चांद निकल आया था और उस धुंधली नीली रोशनी में हमने जो देखा, वो नजारा मेरी आंखों में आज भी किसी गर्म लोहे की तरह चुभता है। विक्की जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। वो घिसट रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। विक्की अपने हाथों से जमीन को खरोच रहा था। मिट्टी और पत्ते उसकी मुट्ठी में आ रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। कोई उसे वापस झील की तरफ, उस अंधेरे की तरफ खींच रहा था। और उसे खींचने वाला वो वही साया था। अब वह साया साफ दिख रहा था। वो एक इंसान का ढांचा था, लेकिन उस पर मांस सड़ा हुआ था। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे टूटी हो। और उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा। उसका कोई चेहरा नहीं था। वहां बस सपाट मांस था। न आंखें, न नाक, न मुंह, लेकिन फिर भी वहां से आवाज आ रही थी। विक्की की आवाज में, मत जाओ दोस्तों, पार्टी अभी बाकी है। विक्की। मैं उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि समीर ने मुझे पकड़ लिया। नहीं आर्यन, हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसे ले जाएगा, वो हमें भी ले जाएगा। समीर पूरी ताकत से मुझे पीछे खींच रहा था। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं चिल्लाया। लेकिन तभी उस चीज ने एक झटके में विक्की को हवा में उठाया, जैसे कोई गुड़िया हो, और अंधेरे में एक छलांग लगा दी। आर्यन। विक्की की आवाज दूर होती गई और फिर कड़कड़, हड्डी टूटने की एक तेज आवाज आई। और उसके बाद सन्नाटा। विक्की गायब हो चुका था। मैं वही सुन्न खड़ा रह गया। समीर मेरा हाथ खींच रहा था। भाग आर्यन, भाग, वरना हम भी मारे जाएंगे। हम फिर दौड़े। इस बार हम दोस्त के लिए नहीं, अपनी जान के लिए भाग रहे थे। आंसुओं से धुंधलाया रास्ता, कांटों से छिलते पैर, और पीछे से आती वो हंसी। वो हंसी अब विक्की की थी। पूरा जंगल विक्की की हंसी से गूंज रहा था। इंसान तब सबसे तेज नहीं भागता जब उसे मेडल जीतना हो। इंसान तब सबसे तेज भागता है जब मौत उसकी एड़ियों को छू रही हो। उस रात
उस घने और वीरान जंगल में मैं और समीर इंसान नहीं रह गए थे। हम सिर्फ दो धड़कते हुए दिल थे जो किसी तरह उस शैतान के जबड़े से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विक्की की वो आखिरी चीख, आर्यन, अभी भी मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं रुक जाऊं, वापस मुड़ूं और उस अंधेरे से लड़ूं जिसने मेरे दोस्त को निगल लिया था। लेकिन समीर ने मेरा हाथ लोहे की पकड़ से जकड़ा हुआ था। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और पसीने से लथपथ। वो मुझे खींच रहा था, लड़खड़ा रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। आर्यन, पीछे मत देखना, कसम है तुझे, पीछे मत देखना। समीर की आवाज में जो दहशत थी उसने मुझे हकीकत में बनाए रखा। हम बिना किसी दिशा के भाग रहे थे। जो रास्ता आते वक्त साफ और सीधा लग रहा था, अब वो कांटों का एक जाल बन चुका था। झाड़ियां हमारे कपड़ों को फाड़ रही थी, नुकीली टहनियां हमारे चेहरों और हाथों को छील रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे गाल से खून की गर्म बूंदें बह रही हैं, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। अचानक समीर का पैर एक जड़ में फंसा और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। आह! उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। मैं पलटा और उसे उठाने के लिए झुका। उठ समीर, उठ जल्दी। समीर का चेहरा आंसुओं और धूल से सना हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। आर्यन, मुझे छोड़ दे, मेरा पैर मुड़ गया है, मैं नहीं भाग पाऊंगा। तू भाग जा, पागल मत बन। मैंने उसे कॉलर से पकड़कर झटके से खड़ा किया। हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। चल। मैंने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और हम फिर से लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। हमारी रफ्तार कम हो गई थी और यही सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि हमारे पीछे वो चीज आ रही थी। जंगल अब बदला हुआ लग रहा था। पेड़ों की डालियां अब सिर्फ लकड़ी नहीं लग रही थी, बल्कि अंधेरे में ऐसे लग रही थी जैसे काले कंकाल अपनी बाहें फैलाकर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। हर परछाई में मुझे वही बिना चेहरे वाला साया नजर आ रहा था। तभी हवा में एक नई आवाज गूंजी। ये आवाज न तो चीखने की थी, न रोने की। ये आवाज गुनगुनाने की थी। कोई बहुत मधुर स्वर में, बहुत धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहा था। ला 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 ला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही धुन थी जो विक्की अक्सर गिटार बजाते हुए गाता था। हमारा फेवरेट कॉलेज सॉन्ग। समीर, सुन रहा है तू? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। समीर ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। ये विक्की है आर्यन, ये विक्की है। शायद वो जिंदा है, शायद वो बच गया। समीर की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखी। वो उस आवाज की दिशा में मुड़ने की कोशिश करने लगा। विक्की, हम यहां हैं। नहीं, मैंने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप कर बेवकूफ, वो विक्की नहीं है। लेकिन आवाज। समीर ने मेरा हाथ हटाया। वो गाना गा रहा है आर्यन, उसे हमारी मदद चाहिए। दिमाग से काम ले समीर। मैंने उसे झकझोरा। जिसकी हड्डियां टूटने की आवाज हमने सुनी हो, जिसे वो शैतान अंधेरे में खींच ले गया हो, वो अब इतनी शांति से गाना नहीं गा सकता। वो छलावा है, वो हमें बुला रहा है। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अपने जिगरी दोस्त की आवाज को नजरअंदाज करना किसी आरी से अपना हाथ काटने जैसा था। गीत की आवाज अब और नजदीक आ रही थी और उसके साथ एक और आवाज थी। खिस खिस खिस। सूखे पत्तों पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज। वो हमारे बहुत करीब है। मैंने कहा, हमें छिपना होगा। हम ऐसे खुले में भाग नहीं सकते। वो हमसे तेज है। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था।
जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर एक गुफा जैसा बना रही थी। वहां मैंने इशारा किया, जल्दी। हम दोनों उस पेड़ की जड़ों के बीच बनी छोटी सी जगह में घुस गए। जगह बहुत संकरी थी। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। समीर का सिर मेरी छाती पर था और मैं उसकी दिल की धड़कन साफ सुन सकता था, जो इतनी तेज थी कि लग रहा था पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगी। हमने अपनी सांसें रोक ली। गुनगुनाने की आवाज अब बिल्कुल हमारे पेड़ के पास आ गई थी। ला ला ला। और फिर आवाज रुक गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि जंगल के कीड़ों ने भी आवाज करना बंद कर दिया था। तभी हमारे ठीक ऊपर से पेड़ की टहनी से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत। विक्की की आवाज, आर्यन, मुझे पता है तुम यहीं हो। समीर कांपने लगा। मैंने उसका मुंह अपनी हथेली से जोर से दबा दिया ताकि उसकी हिचकियों की आवाज बाहर न जाए। ऊपर से आवाज फिर आई, लेकिन इस बार टोन बदल गया था। अब वो आवाज विक्की की नहीं थी, बल्कि आर्यन यानी मेरी आवाज थी। समीर, बाहर निकलो, देखो मैं बच गया हूं। मेरा खून जम गया। वो चीज अब मेरी आवाज की नकल कर रही थी ताकि समीर बाहर निकल आए। ये एक मानसिक खेल था। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा था। अचानक पेड़ के तने पर किसी ने जोर से मारा। धड़ाम, पूरा पेड़ हिल गया। सूखी पत्तियां हमारे ऊपर गिरी। धड़ाम धड़ाम। वो जानता था हम कहां हैं। वो बस हमारे डर का मजा ले रहा था। समीर, मैंने उसके कान में बिल्कुल धीमे से कहा, जैसे ही मैं 3 गिनूंगा हम यहां से निकलकर उस ढलान की तरफ भागेंगे। वहां से नीचे लुढ़क जाना। समझ गया। समीर ने सिर हिलाया। उसकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो शायद खुद से खड़ा भी न हो पाता, लेकिन मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। 1, 2, 3। हम जड़ों के बीच से निकले और पागलों की तरह ढलान की तरफ भागे। हमारे पीछे से एक अमानवीय दहाड़ गूंजी। ऐसी आवाज जो किसी शेर या भालू की नहीं थी, बल्कि जैसे सैकड़ों जंग लगी जंजीरों को एक साथ रगड़ा जा रहा हो। ग्रर रर 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 रर। हम ढलान पर पहुंचे और बिना सोचे समझे नीचे कूद गए। हम लुढ़कते हुए पत्थरों और झाड़ियों से टकराते हुए नीचे गिर रहे थे। दुनिया गोल गोल घूम रही थी। आसमान, जमीन, पेड़ सब एक धुंधली तस्वीर बन गए थे। धड़ाम, मैं नीचे एक समतल जमीन पर जाकर गिरा। मेरे पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। समीर, मैंने कराहते हुए आवाज दी, यहां हूं। समीर की आवाज थोड़ी दूर से आई। मैं लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ। हम एक नाले के पास थे। नाला सूखा हुआ था। हमें चलते रहना होगा, मैंने कहा। हम रुक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बादलों के हटने से चांद की थोड़ी रोशनी जंगल में फैल गई थी, और उस रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी उम्मीद की आखिरी डोर भी तोड़ दी। हमारे सामने वही झील थी, खामोश झील, वही काला ठहरा हुआ पानी, वही टेंट जो अब फटा हुआ और एक तरफ झुका हुआ था, और वही बुझा हुआ अलाव। हम भागकर कहीं नहीं गए थे। हम गोल गोल घूमकर वापस उसी जगह आ गए थे जहां से हमने शुरू किया था। हम उसी मौत के कुएं में वापस आ गिरे थे। नहीं नहीं। समीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने बाल नोच लिए। ये नामुमकिन है। हम उल्टी दिशा में भागे थे। हम वापस यहां कैसे आ सकते हैं? ये जंगल। मैंने हताशा में चारों तरफ देखा। यह जंगल हमें जाने नहीं दे रहा है समीर। रास्ते बदल रहे हैं। हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। तभी हमारी नजर टेंट के पास पड़ी। वहां बुझे हुए अलाव की राख के पास कुछ पड़ा था। वो विक्की का बैग था। लेकिन वो सिर्फ बैग नहीं था। उस बैग के ऊपर कुछ रखा हुआ था।
मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा। समीर भी मेरे पीछे घिसटता हुआ आया। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो चीज साफ होती गई। वो एक जूता था, विक्की का जूता, लेकिन वो खाली नहीं था। जूते के अंदर विक्की का पैर अभी भी मौजूद था। सिर्फ पैर, टखने से ऊपर का हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने उसे बड़े आराम से किसी लकड़ी की तरह तोड़कर अलग कर दिया हो। और वहां खून का एक कतरा भी नहीं था। मांस बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। समीर ने उबकाई ली और वहीं उल्टियां करने लगा। मैं सुन्न होकर उस कटे हुए पैर को देखता रहा। ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। छप, हमने झटके से पानी की तरफ देखा। झील के बीचों बीच पानी के अंदर से बुलबुले उठ रहे थे, और उन बुलबुलों के साथ एक आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। पहले बाल दिखाई दिए, काले लंबे बाल जो पानी पर तैरने लगे। फिर माथा, फिर आंखें। वो विक्की था। विक्की झील के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर पानी में आधा डूबा हुआ था। वो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी, ताकि उसका चेहरा हमारी तरफ हो, जबकि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। और वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक खिंची हुई थी। समीर, आर्यन। इस बार आवाज विक्की के मुंह से नहीं, बल्कि पानी के अंदर से आ रही थी, गूंजती हुई। पानी बहुत अच्छा है, तुम दोनों भी आ जाओ। समीर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मोहन था। वो धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगा। विक्की बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए, समीर ने एक रोबोट की तरह कहा। समीर, रुक। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो विक्की नहीं है, छोड़ मुझे। समीर ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पीछे गिर गया। उसमें अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई थी? समीर धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहा था, और पानी में खड़ा वो विक्की अपनी लंबी, बहुत लंबी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। तभी जंगल के अंदर से, जहां वो चेतावनी वाला बोर्ड लगा था, वहां से एक और आवाज आई, एक घंटी की आवाज। टन टन टन। ये किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी। उस घंटी की आवाज सुनते ही झील में खड़ा विक्की का शरीर तड़पने लगा। उसने एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जिससे पानी में लहरें उठ गई। नहीं, समीर, जो पानी में पैर डालने ही वाला था, एकदम से रुक गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। झील में खड़ा विक्की का शरीर पानी में पिघलने लगा, जैसे मोम का बना हो। देखते ही देखते वो काला पानी उसे निगल गया। मैं हांफते हुए समीर के पास रेंगकर पहुंचा। समीर, समीर। वो जिंदा था, लेकिन बेहोश था। घंटी की आवाज अभी भी आ रही थी, जंगल के अंदर से। टन टन। हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो यही रुके और उस पानी वाले शैतान के वापस आने का इंतजार करें, या फिर उस घंटी की आवाज का पीछा करें, जो शायद हमें बचा सकती थी। लेकिन इस जंगल में क्या किसी भी चीज पर भरोसा किया जा सकता था? क्या वो घंटी सच में किसी मंदिर की थी, या वो भी इस जाल का एक नया हिस्सा था? मैंने बेहोश समीर को अपनी पीठ पर लादा। उसका वजन मरे हुए आदमी जैसा लग रहा था। हिम्मत मत हारना आर्यन, मैंने खुद से कहा, और मैं उस घंटी की आवाज की दिशा में, उस घने अनजान अंधेरे में कदम बढ़ाने लगा। एक बेहोश इंसान का वजन 70 किलो नहीं होता, वो किसी मरे हुए पहाड़ जैसा भारी होता है। समीर मेरी पीठ पर था, उसके हाथ मेरे गले के चारों तरफ लटके हुए थे, और उसका सिर मेरे कंधे पर लुढ़का हुआ था। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। मेरे फेफड़े आग की भट्टी की तरह जल रहे थे,
और पसीना मेरी आंखों में जाकर उन्हें धुंधला कर रहा था। लेकिन रुकने का मतलब था मौत। पीछे से आती वो सरसराहट, सर सर, अब और तेज हो गई थी। वो सिर्फ पत्तों की आवाज नहीं थी, वो किसी के तेजी से रेंगने की आवाज थी। और वो अकेला नहीं था। जंगल के अंधेरे में हजारों अदृश्य आंखें मुझे घूर रही थी। टन टन टन, घंटी की आवाज अब थोड़ी साफ हो गई थी। वो आवाज किसी दिशा सूचक यंत्र की तरह मुझे खींच रही थी। बस थोड़ा और समीर, बस थोड़ा और। मैं खुद से बड़बड़ा रहा था, हालांकि मुझे पता नहीं था कि थोड़ा और कितना दूर है। अचानक मेरे दाहिने तरफ की झाड़ियां हिलने लगी। खड़खड़, मैंने कनखियों से देखा। वहां 2 चमकती हुई पीली आंखें थी। वो जमीन से करीब 8 फीट ऊपर थी। इसका मतलब वो चीज खड़ी थी और वो बहुत लंबी थी। आर्यन, एक फुसफुसाहट मेरे कान के बिल्कुल पास आई। आर्यन, थक गए हो ना? समीर को नीचे रख दो, हम उसे संभाल लेंगे। ये आवाज, ये विक्की की नहीं थी, ये मेरी मां की आवाज थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरी मां, जो दिल्ली में अपने घर पर सुरक्षित सो रही होंगी, उनकी आवाज इस श्रापित जंगल में कैसे आ सकती है? मां, मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। मैं रुकने ही वाला था। टन, घंटी की एक बहुत तेज आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। उस आवाज में एक चेतावनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, रुकना मत। मैंने अपना सिर झटका और अपनी मां की उस नकली आवाज को नजरअंदाज करके फिर से दौड़ने लगा। झूठ, सब झूठ है, मैं चिल्लाया। अब जंगल का खेल बदल गया। पेड़ अपनी जड़ें बाहर निकालकर मेरा रास्ता रोकने लगे। कभी मेरा पैर फंसता, कभी मेरे चेहरे पर कोई डाली कोड़े की तरह लगती। खून और पसीने का स्वाद मेरे मुंह में घुल गया था। तभी सामने एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। नारंगी रोशनी, आग की रोशनी। वहां एक पुराने खंडहर हो चुके पत्थर के चबूतरे पर एक धुनी जल रही थी और उस धुनी के पास एक आदमी बैठा था। उसका शरीर राख से सना हुआ था, बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और वह एक हाथ से लगातार एक भारी पीतल की घंटी बजा रहा था। टन टन, बाबा बचाइए, मेरी आवाज फटी हुई निकली। मैं अपनी आखिरी ताकत समेटकर उस रोशनी की तरफ भागा। मेरे पीछे से रेंगने की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडा हाथ मेरी पीठ पर लटके समीर के पैर को छू रहा है। नहीं, मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उस चबूतरे के दायरे में गिर पड़ा। धड़ाम, मैं और समीर दोनों उस धुनी के पास धड़ाम से गिरे और उसी पल सन्नाटा छा गया। घंटी बजना बंद हो गई। पीछे से आती सरसराहट भी रुक गई। मैं जमीन पर पड़ा, बुरी तरह हांफ रहा था। मेरा दिल हथौड़े की तरह मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैंने धीरे से सिर उठाकर पीछे देखा। वहां जहां आग की रोशनी तत्म हो रही थी और अंधेरा शुरू हो रहा था, वहां वो खड़े थे। एक नहीं, तीन साए। तीनों के शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन वे अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उनकी गर्दनें टेढ़ी थी, हाथ घुटनों तक लंबे थे। वे उस रोशनी के दायरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। वे अंदर नहीं आ सकते थे। मैंने राहत की सांस ली और पलटकर उस आदमी को देखा जो वहां बैठा था। वह कोई साधारण पुजारी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने अपने माथे पर सिंदूर का एक बड़ा टीका लगाया हुआ था। वो हमें नहीं देख रहा था, वो बस आग को घूर रहा था। तुमने नियम तोड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ रहे हों, भारी और कठोर। मैं खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोला, बाबा, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। मेरा दोस्त।
वो झील में मेरा गला भर आया। विक्की, वो उसे ले गए। बाबा ने पहली बार अपनी नजर उठाई और मेरी तरफ देखा। उनकी नजर इतनी तीखी थी कि मुझे लगा वो मेरी आत्मा के आर पार देख रहे हैं। जो झील में चला गया वो अब उनका है, बाबा ने सपाट आवाज में कहा। लेकिन तुम, उन्होंने समीर की तरफ इशारा किया जो अभी भी बेहोश पड़ा था। तुम मौत को अपनी पीठ पर लाद कर यहां तक लाए हो। क्या मतलब? मैंने समीर की तरफ देखा। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वो सांस ले रहा था। ये ठीक हो जाएगा ना? मैंने पूछा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी धूनी से मुट्ठी भर राख भभूत उठाई और समीर के ऊपर फेंक दी। छन्न जैसे ही राख समीर के शरीर पर गिरी, समीर का शरीर एक मछली की तरह तड़पने लगा। आ समीर की आंखें खुली, लेकिन वो आंखें समीर की भूरी आंखें नहीं थी। वो आंखें सफेद थी। पुतलियां गायब थी। समीर उठकर बैठ गया, लेकिन उसका तरीका इंसान वाला नहीं था। वो किसी कठपुतली की तरह झटके से बैठा। उसने अपना मुंह खोला और जो आवाज निकली वो समीर की नहीं थी। वो आवाज विक्की की थी। आर्यन, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? मैं डर के मारे पीछे हट गया। समीर, ये तू क्या बोल रहा है? समीर विक्की की आवाज में हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हंसी। समीर अब यहां नहीं है आर्यन। समीर अब सो रहा है। अब मैं हूं और तुम भी जल्द ही हमारे पास आओगे। पानी बहुत ठंडा है, लेकिन सुकून बहुत है। समीर ने अचानक मेरा गला पकड़ने के लिए छलांग लगाई। पकड़ लो इसे, बाबा चिल्लाए। लेकिन इससे पहले कि समीर मुझ तक पहुंच पाता, बाबा ने एक बड़ा चिमटा उठाया और उसे जमीन पर जोर से मारा। टन। उस आवाज से समीर को जैसे करंट लगा। वह चीखता हुआ पीछे गिरा और अपने हाथ पैर पटकने लगा। बाबा ने जल्दी से एक लाल धागा, कलावा, निकाला और समीर के हाथ की कलाई पर बांध दिया। वे कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थे। जैसे ही धागा बंधा, समीर का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो गई और वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं वहीं कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। ये सब मेरी समझ से बाहर था। बाबा, ये क्या हो रहा है? बाबा अपनी जगह वापस बैठ गए और आग में लकड़ी डाली। वह झील, बाबा ने बोलना शुरू किया, वो कोई आम झील नहीं है। सदियों पहले वहां एक गांव हुआ करता था। अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। तड़प कर उन्होंने अपनी ही बलि दे दी उस झील में। तब से वो प्यासी है। उसे खून नहीं चाहिए, उसे रिश्ते चाहिए। उसे दोस्ती, प्यार, भरोसा चाहिए। वो तुम्हारी यादों का इस्तेमाल करती है, तुम्हारी आवाज का, तुम्हारे चेहरे का। मेरा दोस्त विक्की, मैंने सिसकते हुए कहा। क्या वो सच में मर चुका है? बाबा ने मेरी आंखों में देखा। उसका शरीर मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा, वो अब उस छलावे का हिस्सा बन गई है। वो अब उनका गुलाम है। और अब बाबा ने समीर की तरफ देखा। उसने तुम्हारे इस दोस्त पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। वो धागा उसे कुछ देर तक बचाकर रखेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। क्या मतलब? मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। हम यहां से भाग नहीं सकते। सुबह होने वाली है। बाबा हंसे, एक डरावनी हंसी। सुबह? यहां की सुबह और बाहर की सुबह में बहुत फर्क है बेटा। और तुम भाग नहीं सकते। जिस पर उनका निशान लग गया, वो जंगल से बाहर कदम नहीं रख सकता। अगर तुम समीर को लेकर इस सुरक्षा घेरे से बाहर गए, तो वो 5 मिनट में मर जाएगा, या उससे भी बदतर, वो उनमें से एक बन जाएगा और तुम्हें मार देगा। तो मैं क्या करूं? मैं हताशा में चिल्लाया। मैं अपने दोस्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बचाने का एक ही तरीका है, बाबा ने कहा।
सौदा, जान के बदले चीज। कैसा सौदा? विक्की। बाबा ने नाम लिया। जब वो झील में गया तो उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे बहुत प्यारा था, कोई ऐसी चीज जो उसके शरीर से हमेशा लगी रहती थी। मुझे याद आया, हाँ, उसकी घड़ी, उसके पापा की दी हुई विंटेज घड़ी। वो उसे कभी नहीं उतारता था। और एक लॉकेट जिसमें उसकी मां की फोटो थी। लॉकेट, बाबा ने कहा, लॉकेट आत्मा को बांधता है। अगर तुम विक्की के शरीर से वो लॉकेट ला सको तो हम उस बंधन को तोड़ सकते हैं जो समीर को खींच रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस उस झील पर जाऊं, उस नरक में, अकेले? बाबा ने आग की तरफ देखा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समीर के पास समय कम है। जैसे जैसे ये आग बुझेगी वैसे वैसे समीर की सांसें उस झील की गुलाम होती जाएंगी। तुम्हारे पास सूरज निकलने से पहले तक का वक्त है। मैंने बाहर अंधेरे में देखा। वो 3 साए अभी भी वहां खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, और मुझे उनके बीच से होकर वापस उस खूनी झील तक जाना था, पानी में उतरना था और विक्की की लाश ढूंढकर उसका लॉकेट लाना था। यह आत्महत्या थी। लेकिन फिर मैंने समीर को देखा, मेरा भाई, मेरा दोस्त। वो वहां बेसुध पड़ा था, मौत से लड़ रहा था। मैं विक्की को नहीं बचा पाया था, लेकिन क्या मैं समीर को भी खोने के लिए तैयार था? नहीं, मैंने मुट्ठी भींची। मैं जाऊंगा। बाबा ने अपनी झोली से एक मशाल निकाली और उसे धुनी की आग से जलाया। यह मशाल साधारण आग नहीं है। बाबा ने मशाल मुझे थमाते हुए कहा, जब तक यह जल रही है वो तुम्हें छू नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, यह आग सिर्फ तुम्हारे शरीर को बचा सकती है, तुम्हारे दिमाग को नहीं। वो तुम्हें आवाजें देंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें लालच देंगे। अगर तुमने उनकी बात सुनी या अगर तुमने मशाल बुझने दी तो तुम भी विक्की के साथ उस पानी के नीचे हमेशा के लिए सो जाओगे। मैंने मशाल थामी। उसकी गर्मी ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। और एक बात, बाबा ने चेतावनी दी, जब तुम झील पर पहुंचोगे तो पानी में मत उतरना जब तक जरूरी ना हो। और विक्की की लाश, वो लाश नहीं होगी, वो कुछ और बन चुकी होगी। दया मत दिखाना। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने जूतों के फीते कसने लगा। समीर ने नींद में कराहते हुए कहा, आर्यन, मत जा, मैं वापस आऊंगा भाई। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हुआ। बाबा मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मैंने उस सुरक्षा घेरे से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं बाहर निकला, जंगल में एक सन्नाटा छा गया। वो 3 साए पीछे हट गए, मशाल की रोशनी से डरते हुए। लेकिन अंधेरे में से एक हंसी आई, विक्की की हंसी। आजा आर्यन, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने मशाल को तलवार की तरह सामने किया और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा, उस मौत के कुएं की तरफ जहां मेरा दोस्त, या जो कुछ भी वो अब बन चुका था, मेरा इंतजार कर रहा था। डर वो नहीं होता जब आप किसी भूत को देखते हैं। डर वो होता है जब आपको पता हो कि आप अपनी मौत की तरफ चल रहे हैं और फिर भी आपके कदम रुक नहीं सकते। मेरे हाथ में बाबा की दी हुई मशाल थी, जिसकी लपटें हवा में ऐसे नाच रही थी जैसे वो भी इस जंगल से डर रही हो। मेरे पीछे वो सुरक्षा घेरा छूट चुका था जहां समीर अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। और मेरे सामने वो नरक था जहां मुझे जाना था, वापस उसी झील पर। बाबा ने कहा था, ये मशाल तुम्हें बचाएगी। लेकिन क्या आग यादों को जला सकती है? क्या आग उस गिल्ट को जला सकती है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था कि मैं विक्की को नहीं बचा पाया? जंगल का रास्ता अब बदल चुका था। जो पेड़ पहले सिर्फ पेड़ थे, अब वो टेढ़े मेढ़े राक्षसों की तरह लग रहे थे। उनकी टहनियां नीचे झुककर मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रही थी। सर,
मेरे जूतों के नीचे सूखी पत्तियां टूट रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हड्डियों पर चल रहा हूं। अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, हंसी की आवाज, खिलखिलाती हुई बेफिक्र हंसी। ये विक्की की हंसी थी, लेकिन ये डरावनी हंसी नहीं थी। ये वो हंसी थी जब हमने कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में डांस किया था। आर्यन भाई, क्या डांस किया तूने, आज तो महफिल लूट ली। मैं ठिठक गया। विक्की, मैंने मशाल को चारों तरफ घुमाया, वहां कोई नहीं था, सिर अंधेरा था। फिर दूसरी आवाज आई, समीर की। यार विक्की, तूने फिर मेरी असाइनमेंट कॉपी नहीं दी, सर मार डालेंगे मुझे। और फिर मेरी अपनी आवाज, अरे छोड़ ना यार समीर, कैंटीन चलते हैं, समोसे मेरी तरफ से। ये सब क्या हो रहा था? ये जंगल मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था। वो मुझे मेरी सबसे खूबसूरत यादें दिखा रहा था, ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं, ताकि मैं भूल जाऊं कि विक्की अब मेरा दोस्त नहीं, बल्कि एक छलावा है। नहीं, मैंने जोर से सिर झटका। ये सब झूठ है, तुम मेरे दिमाग में नहीं घुस सकते। मैं फिर से चलने लगा, लेकिन जंगल ने हार नहीं मानी। अचानक मेरे सामने का नजारा बदल गया। जंगल गायब हो गया। मैं अब जंगल में नहीं था, मैं कॉलेज की कैंटीन में था। हां, वही पीली दीवारें, वही टूटी हुई कुर्सियां, वही भीड़ भाड़। सामने वाली टेबल पर विक्की बैठा था। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। वो मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आर्यन, यहां आन न भाई, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मेरा दिल एक पल के लिए पिघल गया। विक्की बिल्कुल सही सलामत, न कोई खून, न कोई टूटी हड्डी, वो जिंदा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। विक्की, तू ठीक है? विक्की हंसा। अरे मुझे क्या होगा, मैं तो बस तेरा वेट कर रहा था। चल घर चलते हैं। मैं उसके करीब पहुंचा। मैं उसे गले लगाना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैंने उसे कितना मिस किया। लेकिन जैसे ही मैं उसके टेबल के पास पहुंचा, मशाल की लौ फड़फड़ाई। उस आग की रोशनी में विक्की का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी त्वचा गल गई, उसकी आंखें गड्ढे बन गई, और उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि काला गंदा पानी बहने लगा। घर चलते हैं आर्यन, मेरे घर। पानी के नीचे उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। आह! मैं चिल्लाया और पीछे हटा। जैसे ही मैं पीछे हटा, कैंटीन का नजारा शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। छन्नपाक, सब कुछ गायब। मैं वापस उसी ठंडे अंधेरे जंगल में खड़ा था। मेरे सामने कोई टेबल नहीं थी। मेरे सामने एक पेड़ था, जिस पर विक्की का फटा हुआ शर्ट का टुकड़ा लटका हुआ था, खून से सना हुआ। बाबा ने सही कहा था, यह मशाल सिर्फ शरीर को बचा सकती है, दिमाग को मुझे खुद बचाना होगा। मैं वहां खड़ा होकर जोर जोर से सांस लेने लगा। फोकस आर्यन, फोकस। मैंने खुद को थप्पड़ मारा। लॉकेट, बस लॉकेट लेना है और भागना है। मैंने फिर से कदम बढ़ाए। करीब 10 मिनट चलने के बाद हवा में वो सड़ी हुई बदबू फिर से आने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया, और फिर मुझे पानी की आवाज सुनाई दी, छप छप। मैं झील के किनारे पहुंच चुका था। खामोश झील अब खामोश नहीं थी। उसका पानी उबल रहा था। काले पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही हो। कोहरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। मैं किनारे पर खड़ा हो गया। मेरे पैर कांप रहे थे। विक्की, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं आ गया हूं। जो चाहिए ले ले, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दे। कोई जवाब नहीं आया। बस पानी के उबलने की आवाज तेज हो गई। तभी पानी के बीचों बीच एक हलचल हुई। धीरे धीरे
पानी से एक आकृति ऊपर उठी। पहले वो काली परछाई जैसी लग रही थी, फिर जैसे जैसे वो ऊपर आई, मशाल की रोशनी उस पर पड़ी। वो विक्की था, लेकिन वो विक्की नहीं था जिसे मैं जानता था। उसका शरीर खूल चुका था। पानी ने उसकी त्वचा को नीला और सफेद कर दिया था। उसके कपड़े अब चीथड़े बन चुके थे और उसकी गर्दन अभी भी उसी भयानक कोण पर टूटी हुई थी। सिर कंधे पर लुढ़का हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो खड़ा था पानी की सतह पर। वो डूब नहीं रहा था और उसके गले में चांदी की चेन चमक रही थी। वही लॉकेट, उसकी मां की तस्वीर वाला लॉकेट। वो लॉकेट ही मेरी मंजिल थी। लेकिन विक्की मुझसे करीब 20 फीट दूर पानी में था। आओ आर्यन। विक्की का मुंह नहीं हिला, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में सीधे गूंजी। तुम मुझे बचाने आए हो ना? मुझे ठंड लग रही है। मुझे अपनी मशाल की गर्मी दो। मुझे वो लॉकेट दे दे विक्की। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, समीर मर रहा है। तू तो हमारा दोस्त था ना। तू ऐसा क्यों कर रहा है? विक्की का सिर एक झटके से सीधा हुआ। उसकी गर्दन की हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आई। उसकी आंखें खुल गई। पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद पत्थर जैसी आंखें। दोस्त, उसने चीख कर कहा। दोस्त वो होते हैं जो साथ मरते हैं। तुम भागे थे। तुम मुझे छोड़कर भागे थे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि झील का पानी उछलकर मेरे पैरों तक आ गया। अचानक विक्की पानी पर फिसलते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार किसी इंसान की नहीं थी। वो एक सांप की तरह पानी पर रेंगता हुआ आ रहा था। मैं पीछे हटा, लेकिन गीली मिट्टी में मेरा पैर फिसल गया। मैं घुटनों के बल गिरा। विक्की अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसकी सड़ी हुई सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। अब तुम मेरे हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह लंबे हो चुके थे। मैंने अपनी मशाल उसके चेहरे के सामने कर दी। वूश! आग की लपटें उसके चेहरे को छू गई। आ! विक्की पीछे हट गया। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। उसे आग से दर्द हो रहा था। बाबा ने सच कहा था, यह आग उसे रोक सकती है। दूर रहे। मैं चिल्लाया और मशाल को हवा में लहराया। विक्की पानी में पीछे की तरफ खिसक गया, फुफकारते हुए। उसकी आंखों में अब नफरत थी। यह आग कब तक जलेगी आर्यन? उसने हंसते हुए कहा। हवा चल रही है, मशाल बुझ रही है। मैंने देखा, मशाल की लौ वाकई छोटी हो रही थी। झील की ठंडी हवा और पानी की बौछार उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास समय नहीं था। मुझे वो लॉकेट चाहिए। मैंने मन में ठान लिया, अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो मुझे उसे छीनना होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। आजा, मैंने ललकारा। विक्की चीखा और दोबारा मुझ पर झपटा। इस बार मैंने पीछे हटने की बजाय आगे छलांग लगा दी। मैं सीधे विक्की से टकराया। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा और चिकना था। हम दोनों गुत्थम गुत्था होकर कीचड़ में गिर पड़े। मशाल मेरे हाथ से छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी, लेकिन शुक्र है कि वो बुझी नहीं। वो अभी भी जल रही थी। विक्की ने मेरे गले पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। सांस नहीं आ रही। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम्हें पता चलेगा कि पानी के नीचे कैसा लगता है। मेरा दम घुट रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा थी। मेरी नजर विक्की के गले पर पड़ी। लॉकेट, वो मेरी उंगलियों से बस कुछ इंच दूर था। मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। विक्की ने मेरा इरादा भांप लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ने लगा। आह! मेरी कलाई से चटकी आवाज आई। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन मेरे पास दूसरा हाथ था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर
अपने बाएं हाथ से पास पड़ी हुई मशाल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां मशाल के हत्थे हैंडल को छू गई। मैंने मशाल उठाई और उसकी जलती हुई लौ सीधे वे कैसा लगता है। मेरा दम घुट रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा थी। मेरी नजर विक्की के गले पर पड़ी। लॉकेट, वो मेरी उंगलियों से बस कुछ इंच दूर था। मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। विक्की ने मेरा इरादा भांप लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ने लगा। आह! मेरी कलाई से चटकी आवाज आई। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मेरे पास दूसरा हाथ था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बाएं हाथ से पास पड़ी हुई मशाल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां मशाल के हत्थे हैंडल को छू गई। मैंने मशाल उठाई और उसकी जलती हुई लौ सीधे विक्की की छाती पर गड़ा दी। छन ननन्न, मांस जलने की आवाज आई। आ! विक्की ने एक भयानक चीख मारी और अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो तड़पते हुए पीछे हटा। यही मेरा मौका था। मैं उस पर झपटा। मैंने अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाया और लॉकेट की चेन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ये मेरा है, मैं चिल्लाया और पूरी ताकत से खींचा। चेन नहीं टूटी, वो बहुत मजबूत थी। विक्की ने दर्द से कराहते हुए मुझे लात मारी। मैं दूर जा गिरा, लेकिन मैंने लॉकेट नहीं छोड़ा। चैन उसके गले में अभी भी थी और मेरा हाथ उसे खींच रहा था। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विक्की ने मुझे पानी की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वो झील की तरफ खिसक रहा था और मैं उसके साथ घिसट रहा था। कीचड़, पानी, मेरे पैर पानी में डूबने लगे। छोड़ दे आर्यन, छोड़ दे, मेरे दिमाग ने कहा, लेकिन समीर का चेहरा याद आ गया। अगर मैं लॉकेट छोड़ दूं तो समीर मर जाएगा। नहीं, मैं पानी में घुटनों तक डूब चुका था। विक्की अब पूरी तरह पानी में था। वो मुझे नीचे खींच रहा था। मशाल किनारे पर पड़ी जल रही थी। मैं अंधेरे में था। अचानक विक्की ने एक जोरदार झटका दिया। मैं पानी के अंदर गिर गया। काला, बर्फीला पानी मेरे ऊपर आ गया। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं कुछ देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। विक्की के ठंडे हाथ मेरे गले पर और मेरा हाथ उसके लॉकेट पर। हम दोनों पानी के नीचे लड़ रहे थे। यहां उसकी दुनिया थी, यहां वो राजा था। मुझे लगा मेरी छाती फट जाएगी। मैंने अपना पैर उठाया और विक्की की छाती पर रखकर जोर से धक्का दिया और उसी वक्त अपने हाथ से चेन को एक आखिरी पूरी ताकत वाला झटका दिया। खट थी, चेन टूट गई। मेरे हाथ में लॉकेट आ गया। मैंने तुरंत ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश की, लेकिन विक्की ने मेरा टखना पकड़ लिया। वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। पानी के अंदर मैं उसकी चमकती हुई सफेद आंखें देख सकता था। वो हंस रहा था। बुलबुले उसके मुंह से निकल रहे थे। मेरा दम टूट रहा था। मेरी चेतना जा रही थी। क्या यही अंत है? क्या मैं भी विक्की और उस झील का हिस्सा बनने वाला हूं? तभी ऊपर से एक रोशनी आई। किनारे पर पड़ी मशाल। शायद हवा से वो लुढ़क कर पानी के बिल्कुल किनारे आ गई थी। उसकी परछाई पानी पर पड़ रही थी। उस रोशनी ने मुझे याद दिलाया, आग। मैंने अपनी जेब से वो स्विस नाइफ निकाला जो मैंने टेंट से भागते वक्त लिया था। पानी के अंदर उसे खोलना मुश्किल था, लेकिन जान की बाजी थी। ब्लेड खुला। मैंने बिना देखे, बस अंदाजे से नीचे की तरफ वार किया, वहां जहां विक्की का हाथ मेरे पैर पर था। ब्लेड मांस में धंस गया। विक्की की पकड़ ढीली हुई। मैंने पानी को अपने हाथों से काटा और ऊपर की तरफ भागा। भक! मेरा सिर पानी से बाहर निकला। मैंने हवा का एक बड़ा घूंट भरा। फेफड़ों में हवा भरते ही मुझे लगा जैसे नई जिंदगी मिल गई हो।
मैं किनारे की तरफ तैरा। कीचड़ में हाथ मारते हुए मैं जमीन पर रेंगकर बाहर आया। मैं बुरी तरह हांफ रहा था, खांस रहा था। पानी मेरे मुंह और नाक से निकल रहा था, लेकिन मेरी मुट्ठी बंद थी। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मशाल की मरती हुई रोशनी में मेरी हथेली पर चांदी का वो लॉकेट चमक रहा था। मिल गया, मैं फुसफुसाया, लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। झील में फिर से हलचल हुई। पानी का स्तर बढ़ने लगा। विक्की, या जो कुछ भी वो था, वो वापस आ रहा था, और इस बार वो अकेला नहीं था। पानी से दर्जनों हाथ बाहर निकल रहे थे, सड़ेगले कंकालों जैसे हाथ। वो पूरी झील जाग उठी थी। भाग आर्यन। मैंने मशाल उठाई, जो अब बुझने की कगार पर थी, और लॉकेट को जेब में डालकर उल्टे पांव जंगल की तरफ दौड़ा। मेरे पीछे पानी की सुनामी जैसी आवाज आ रही थी। वो झील अपनी सीमाओं को तोड़कर मेरे पीछे आ रही थी। अब दौड़ सिर्फ जंगल से नहीं थी, अब दौड़ समय से थी। अगर मशाल बुझ गई तो मैं गया। अगर मैं सूरज निकलने से पहले बाबा के पास नहीं पहुंचा तो समीर गया। मैं भाग रहा था, और मेरे पीछे पीछे मौत का सैलाब आ रहा था। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसकी उम्मीद नहीं टूटती। लेकिन उस रात, उस घने जंगल में, मेरी उम्मीद भी उस मशाल की तरह फड़फड़ा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। मेरे पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। फेफड़े आग की भट्टी की तरह जल रहे थे, और हर सांस के साथ गले में खून का स्वाद आ रहा था। लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। मेरे पीछे वो पूरी झील आ रही थी। वो सड़ा हुआ काला पानी, जो अब सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि सैकड़ों भटकती रूहों का कफन था। छापा छापा छापा। आवाज अब और करीब आ गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि पानी की ठंडी बूंदें मेरी पीठ पर गिर रही हैं। वो पानी साधारण नहीं था, वो तेजाब की तरह जलन पैदा कर रहा था। तेज भाग आर्यन। और तेज, मैं खुद पर चिल्लाया। जंगल का रास्ता अब और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह बल खा रही थी, जैसे मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हूं। ऊपर से पेड़ों की डालियों पर उल्लू और चमगादड़ नहीं, बल्कि अजीब से काले साए लटके हुए थे जो मुझे घूर रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। अचानक मेरी मशाल की लौ एक झटके से छोटी हो गई। हवा तेज हो गई थी। खूं, जैसे कोई मेरे कान के पास फूंक मार रहा हो। नहीं, नहीं, मैंने मशाल को अपने सीने से लगा लिया, ताकि हवा उसे बुझा न सके। अभी नहीं, बस थोड़ी दूर और। तभी मेरी जेब में रखा वो लॉकेट गर्म होने लगा। इतना गर्म कि मुझे लगा मेरी जांघ की त्वचा जल जाएगी। मैंने चलते चलते जेब में हाथ डाला और उसे बाहर निकाला। चांदी का वो लॉकेट अब लाल चमक रहा था, जैसे लोहार की भट्टी से निकला हुआ लोहा हो। और उससे एक आवाज आ रही थी, एक बहुत ही धीमी, बारीक आवाज। विक्की की आवाज। आर्यन, मुझे वापस ले चलो। मुझे ठंड लग रही है। पानी के नीचे बहुत शांति है। मैं डर के मारे लॉकेट को फेंकने ही वाला था कि मुझे बाबा की बात याद आ गई। लॉकेट आत्मा को बांधता है। अगर मैंने इसे फेंका तो समीर को बचाने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। मैंने अपने दांत भींच लिए और उस जलते हुए लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। मेरी हथेली की त्वचा जल रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। दर्द मुझे जिंदा रखने का काम कर रहा था। तू मेरा दोस्त नहीं है, मैं चिल्लाया उस लॉकेट से बात करते हुए। तू वो चीज है जिसने मेरे भाई को मारा है। लॉकेट से हंसी की आवाज आई। दोस्त, हम सब एक हैं आर्यन। समीर भी हमारे साथ आ रहा है। देखो। अचानक लॉकेट की लाल चमक में मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, होलोग्राम की तरह। वहां उस धुनी के पास, सुरक्षा घेरे के अंदर, समीर तड़प रहा था। बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन समीर का शरीर हवा में उठ रहा था।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से काला झाग निकल रहा था। सुरक्षा घेरा कमजोर पड़ रहा था। आग की लपटें बुझ रही थी। मेरा दिल बैठ गया। समीर, मैं और तेज दौड़ा। अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मुझे बस समय से पहले वहां पहुंचना था। लेकिन जंगल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक मेरे सामने का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता दाहिनी तरफ जा रहा था, जहां घने कांटे थे। दूसरा रास्ता बाईं तरफ, जो साफ और सीधा दिख रहा था। मैं बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि मुझे याद आया, जब हम आए थे तो हमने कांटों वाला रास्ता चुना था क्योंकि वही शॉर्टकट था। ये साफ रास्ता, ये एक चाल हो सकती है। नहीं, आसान रास्ता हमेशा जाल होता है, मैंने खुद से कहा। मैं कांटों वाले रास्ते पर कूद गया। खच! कांटे मेरे कपड़ों को चीरते हुए मांस में धंस गए। दर्द की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उन कांटों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने उस कांटेदार झाड़ी को पार किया, मेरे पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। ग्रर रर 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 रर। वो साफ रास्ता, वो असल में एक खाई थी। अगर मैं वहां जाता तो सीधे नीचे गिरता और कभी वापस नहीं आता। बच गया, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मेरी मशाल, वो अब बस एक माचिस की तीली जितनी रोशनी दे रही थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ गहरा हो रहा था और उस अंधेरे में से आकृतियां, फिगर्स उभरने लगी। वे वही तीन साए थे जो धूनी के पास खड़े थे। अब वे मेरे रास्ते में खड़े थे। तीनों ने मेरा रास्ता रोक रखा था। वे लंबे थे, बहुत लंबे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी मुस्कान, वो मुस्कान बहुत साफ थी। चौड़ी, कटी हुई मुस्कान। बीच वाला साया आगे बढ़ा। लॉकेट, हमें दे दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों को कुचला जा रहा हो। हट जाओ। मैंने अपनी बुझती हुई मशाल को उनकी तरफ किया। वे हंसे। ये आग अब बुझने वाली है आर्यन, तुम हमें नहीं रोक सकते। तीसरे साए ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रबर की तरह लंबा होकर मेरी गर्दन की तरफ आया। मैंने झुककर खुद को बचाया। उसका हाथ पेड़ के तने से टकराया और पेड़ की छाल को उधेड़ दिया। मैं समझ गया कि मैं इनसे लड़ नहीं सकता। मुझे भागना होगा। लेकिन कहां? वे मेरे सामने थे। तभी मेरी जेब में रखे लॉकेट ने फिर से अपनी गर्मी बढ़ाई और इस बार उसमें से विक्की की आवाज नहीं, बल्कि घंटी की आवाज आई। टन टन। बाबा की घंटी। वो मुझे रास्ता दिखा रही थी। आवाज मेरे दाहिनी तरफ से आ रही थी, जहां घनी झाड़ियां थी। वहां मैंने बिना सोचे समझे उन झाड़ियों में छलांग लगा दी। पकड़ो उसे! पीछे से वो साए चिल्लाए। मैं लुढ़कता हुआ, गिरता पड़ता हुआ झाड़ियों के बीच से निकला और सामने वो खंडहर चबूतरा था। वही धुनी, वही बाबा। बाबा! मैं चिल्लाया। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे पीछे आते हुए अंधेरे को। जल्दी आ बच्चे, दौड़! मैं अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस चबूतरे की तरफ भागा। मेरे पीछे जंगल के पेड़ उखड़ रहे थे। वो साए, वो पानी, वो सब कुछ एक साथ मिलकर एक विशाल काली लहर बनकर मुझे निगलने आ रहे थे। मैं हवा में कूदा और सीधे उस सुरक्षा घेरे के अंदर बाबा के चरणों में जा गिरा। धड़ाम! जैसे ही मैं गिरा, बाबा ने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और घेरे की बाउंड्री पर फेंक दी। भभक! आग की एक ऊंची दीवार घेरे के चारों तरफ खड़ी हो गई। बाहर से टकराने की एक जोरदार आवाज आई। धूम! जैसे कोई भारी चट्टान उस अदृश्य दीवार से टकराई हो। पूरा चबूतरा हिल गया। मैं जमीन पर पड़ा हांफ रहा था। मेरा शरीर पसीने और खून से लथपथ था। मेरी मुट्ठी में वो लॉकेट अभी भी जल रहा था। मिल गया। मैंने लॉकेट ऊपर उठाकर दिखाया।
मैं ले आया। बाबा ने मेरे हाथ से लॉकेट झपट लिया। बहुत अच्छे, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में चिंता थी। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। देखो अपने दोस्त को। मैंने समीर की तरफ देखा। समीर की हालत और खराब हो गई थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी नसें काली होकर त्वचा के ऊपर उभर आई थी। वो अब सांस नहीं ले रहा था, बल्कि खरखरा रहा था। और उसका बायां हाथ, जिस पर बाबा ने धागा बांधा था, वो अब काला पड़ गया था। धागा जलकर राख हो चुका था। समीर, मैं उसके पास घिसट कर गया। समीर, आंखें खोल। समीर ने आंखें खोली, लेकिन वो समीर नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। पुतली, सफेदी, सब कुछ काला। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मुझे लगा मेरी गर्दन टूट जाएगी। तुमने देर कर दी आर्यन। समीर, विक्की की आवाज में फुसफुसाया। अब हम दोनों एक हैं। मैं अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत जवाब दे रही थी। बाबा ने लॉकेट को धुनी की आग के ऊपर पकड़ा। ओम। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लॉकेट आग में तपने लगा। समीर चीखा, आ आ। उसने मेरा गला छोड़ दिया और अपने सीने को पकड़ने लगा। उसे दर्द हो रहा था, जैसे लॉकेट का जलना उसे भी जला रहा हो। इसे पकड़ कर रखो, बाबा चिल्लाए। इसे हिलने मत देना। मुझे ये लॉकेट पिघलाना होगा। मैंने समीर के ऊपर छलांग लगा दी और उसके दोनों हाथों को जमीन पर दबा दिया। समीर पागलों की तरह छटपटा रहा था। वो मुझे काट रहा था, नोक रहा था, थूक रहा था। छोड़ मुझे, मैं तुझे मार डालूंगा। बाबा ने एक लोहे का हथौड़ा उठाया और उस जलते हुए लाल लॉकेट पर दे मारा। टन। समीर का शरीर अकड़ गया। एक और चोट। टन। लॉकेट का आकार बिगड़ने लगा। समीर के मुंह से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, मत करो, हम चले जाएंगे, हम कसम खाते हैं। वो गिड़गिड़ाया। झूक, बाबा ने कहा और तीसरी चोट मारी। टन। लॉकेट टूटकर बिखर गया। चांदी के टुकड़े आग में गिर गए। और उसी पल समीर के अंदर से एक भयानक चीख निकली। ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसके मुंह से, नाक से, कानों से काला धुआं फव्वारे की तरह बाहर निकला और ऊपर हवा में उड़ गया। वो धुआं ऊपर जाकर एक चेहरे की शक्ल में बदल गया। विक्की का चेहरा। वो चेहरा एक पल के लिए हवा में मंडराया। उसकी आंखों में दुख था, गुस्सा नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। अलविदा, दोस्त। और फिर वो धुआं रात की हवा में बिखर कर गायब हो गया। समीर का शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर गया, बेसुध। मैं भी उसके बगल में गिर गया, बुरी तरह थक चुका था। बाबा ने एक लंबी सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। गया, बाबा ने कहा। वो मुक्त हो गया। मैंने समीर की छाती पर कान लगाया। धक, 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 धक। दिल धड़क रहा था। सांसें चल रही थी। समीर जिंदा था। मैं वही राख और धूल के बीच लेट गया और रोने लगा। खुशी के आंसू, गम के आंसू। मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया था, लेकिन दूसरे को बचा लिया था। सूरज की पहली किरण जंगल के पेड़ों से छन कर आने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई। वो डरावनी रात अब खत्म हो चुकी थी। बाबा ने मुझे उठाया। जाओ, उन्होंने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन याद रखना, इस जंगल ने तुम्हें जो दिया है वो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने समीर को उठाया। वो अभी भी बेहोश था। हम धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले। कॉलेज का मेन कैंप अब दूर नहीं था। जब हम वहां पहुंचे तो कोहराम मच गया। प्रोफेसर, पुलिस, सब हमें घेर कर खड़े हो गए। कहाँ थे तुम लोग? विक्की कहाँ है?
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस समीर को एम्बुलेंस में लिटाते हुए देखता रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कहता कि मेरा दोस्त एक झील में डूब गया और फिर भूत बनकर वापस आया। पुलिस ने बहुत पूछताछ की। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। झील में गोताखोर उतारे गए, लेकिन उन्हें विक्की की लाश कभी नहीं मिली। बस एक चीज मिली, किनारे पर पड़ा हुआ मेरा मशाल और उसके पास विक्की का एक जूता। केस फाइल बंद कर दी गई। हादसा कहकर हम दिल्ली वापस आ गए। समीर कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रहा। जब उसे होश आया तो उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि हम जंगल में गए थे और वो गिर गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक एमीसिया हो गया है। मैं खुश था। कम से कम वो उस खौफ से आजाद था। लेकिन मैं हर रात जब सोता हूं तो मुझे पानी की आवाज सुनाई देती है, छप छप। और कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई देती है, जिसकी गर्दन टूटी हुई है। और कल रात मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी। मैंने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। उसमें विक्की की आवाज थी, वही हंसी, और फिर एक लाइन, आर्यन, पानी बहुत ठंडा है, तुम कब आओगे? दोस्त बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी को अंत तक सुनते हैं। अगर आप अभी इस कहानी में बने हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट ज्यादा डरावना लगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम बोल सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।